Hi, I'm Shivya Pathania. Hi, I'm Himanshu Soni. You can catch me off the record Only on Swastik Productions YouTube channel. आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आप एक दूसरे से मिले थे? सबसे पहले तो यार देखो, हमें ना राधा कृष्ण के सेट पर पहली बार मिले थे। पर ये था कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की हर एक लड़की बचपन से राधा बनना चाहती है, तो मैं भी राधा बनना चाहती थी। लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं इतने डिवाइन रोल्स प्ले करने के बाद में? बिल्कुल आते हैं। जो डिवाइन रोल्स हैं वो आपको लाइफ के वो टीचिंग दे देता है ना, जो शायद नॉर्मल शोज नहीं देते हैं। एसकेटी सर ने हमेशा मेक श्योर किया ये कि हम दोनों जो भी शो करेंगे ना, पहले दूसरे एपिसोड में बिछड़ जाएंगे। पर मेरे को हिमांशु ने बोला था कि शिव्या, मुझे तेरी टेंशन हो रही है, तू जो जो करती है तेरा तू तो बिछड़ ही जाती है। पहले एपिसोड दूसरे एपिसोड में तो लिखा हुआ आ जाता है अब आप सीता को वनवास भेज रहे हो। तो ज्यादा प्रैंक्स कौन करता है सेट पे? हमारे यहाँ पे सिर्फ एक्टर्स प्रैंक नहीं करते, हमारी पूरी टीम प्रैंकस्टर्स से भरी है। तो कैसे हो आप लोग, क्या चल रहा है लाइफ में? बहुत अच्छे हैं, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। जैसा कि पता है कि अभी बहुत सारा काम है जो देख रहे हैं, कुछ चीज़ें पाइपलाइन में है और कुछ पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, जैसे कि आज आपके साथ बैठे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आपके क्या चल रहा है अभी? देखो, अभी हम यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम यही बोलेंगे लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, पर मैं ये बोलना चाहती हूँ हमारी लाइफ में बहुत हंगामा होता है। हमारी लाइफ वैसी ही है जैसे हमें जो लोग देख रहे हैं उनकी लाइफ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है, अच्छी चीज़ें भी होती है। बट जितने हमने शोज किए हैं, आई थिंक उससे ये चीज़ सीखी है कि अगर आप भगवान पे छोड़ दो और दिल से अच्छे हो और अच्छे तरह से चल रहे हो लाइफ में, तो अंत में सब अच्छा हो जाता है। इसलिए उस बिलीफ से लाइफ अच्छी कट रही है ना हिमांशु? बताओ। तो आपने साथ में इतने सारे रोल्स किए हैं, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आप एक दूसरे से मिले थे? सबसे पहले तो यार देखो, हमें ना राधा कृष्ण के सेट पर पहली बार मिले थे और मैं इंट्रोड्यूस किया गया था कि ये कृष्ण है, ये शिव्या पठानिया है, ये राधा है। तो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर था कि वो जो उन्होंने सोचा है कि जिस तरीके से शो बनेगा और जिस तरीके से वो बनाने वाले हैं, तो उन्होंने जब हमें डिस्क्राइब किया तो हम पहले ही हिल चुके थे, क्योंकि वो इतना लार्जर देन लाइफ आप बोल सकते हो इस तरीके का शो था जो आज भी लोग देखते हैं तो ऐसे बोलते हैं कैनवास है, पेंटिंग बनी। तो हमें उसी तरीके से पोर्ट्रे करना था। और सबसे अच्छी बात यह है एसकेटी सर की कि वो जब भी कोई ऐसा शो बनाते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं कि आप मुझे हिमांशु की वो सादगी चाहिए या शिव्या पठानिया की वो सिंपलिसिटी चाहिए, वो प्योरनेस चाहिए, वो पॉजिटिविटी चाहिए जो उसके चेहरे से उसके डायलॉग्स में निकलेगी, वो तब जाके लोगों के दिल में जाएगी। तो तुम ये मत सोचो कि राधा रानी भगवान है तो तुम अपनी बॉडी को स्टिफ कर लो और तो हमारे लिए चैलेंज ये हो जाता है क्योंकि हम खुद के हिसाब से जब करते हैं तो बड़ा दिमाग लगाने लग जाते हैं, किताबें पढ़ने लग जाते हैं, फिर हम खुद में खुद को खोजते हैं कि हम में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है या ऐसी कौन सी चीज़ है हमारी लाइफ में जो हम उसको रिलेट कर सकते हैं उस कैरेक्टर के साथ में। तो वो सारी खोज के अंदर जब हम मिले तो मुझे ये पता था ये राधा है और मैंने इसको देख कर बोला कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अभी 3-4 दिन में शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो ऐसा था, फिर हम एक फ्रेंड जोन में चले गए और तब से हम आज भी अच्छे दोस्त हैं। हम तब से फ्रेंड जोन में हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इनको लेके आपका क्या? जब मैं तो उससे पहले मैंने कोई माइथोलॉजिकल शो नहीं किया था और मुझे राधा कृष्ण के बारे में इतना नॉलेज भी नहीं था। पर ये था कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की हर एक लड़की बचपन से राधा बनना चाहती है, तो मैं भी राधा बनना चाहती थी। क्योंकि आपका क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम जब मैंने इनको देखा था तो कैसा लगा था। हम लुक टेस्ट पे मिले थे, इतनी इंटरेक्शन नहीं हुई थी। पर जो सबसे मैजिकल थिंग है जो मैं बताना चाहती हूँ कि आज तक मैं लोगों को ये बोलती हूँ कि मैं एक एक्टर हूँ, हर दिन मैं एक्टिंग करती हूँ, मैं अलग अलग शोज करती हूँ, पर राधा कृष्ण का वो पूरा एपिसोड मुझे नहीं लगता मैंने किया है, क्योंकि उतनी कैपेबिलिटी मेरे अंदर नहीं है। तो फर्स्ट डे जब हम सेट पे गए थे, मेरा बर्थडे था, मैं सुबह 8:30 बजे रेडी हो गई थी। और क्योंकि वो मुझे लगता है कि मैं जब अपनी कहानी बताती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं अपने सपने ही जी रही हूँ, जो भी मैंने बचपन से सोचा था। तो मैं बर्थडे के दिन सुबह 8:30 बजे से रेडी हो गई थी और रात के 12:30 बजे शॉट लगा था। और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं राधा बनी थी। तो फर्स्ट टाइम रिहर्सल जब हुआ था हमारा, मेरा और हिमांशु का एक सॉन्ग पे रिहर्सल हुआ था, क्लिप पे। सिद्धार्थ सर डायरेक्टर थे, तो सिर्फ सॉन्ग बजा था और आप बिलीव नहीं करोगे कि पूरा यूनिट रोया था सिर्फ सॉन्ग सुन के। और हम मतलब उससे पहले हमारी ऐसे इंटरेक्शन नहीं हुई थी। तो मुझे
मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव है कि एक नॉर्मल ज़िंदगी होती है और एक कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होता है, कुछ चीज़ें ऊपर वाला करता है। तो वो जो रोल हमने किया है, जैसे एक एपिसोड से मेरी तो ज़िंदगी बदल गई, वो जो था, तो जिस वक्त मैंने हिमांशु के साथ परफॉर्म किया वो भी डिवाइन था। तो वो ये कृष्ण ही थे मेरे लिए और ये कृष्ण ही हैं। तो इनमें वो जो ये इन्होंने बोला जो सादगी जो चार्म है वो इनमें है। जैसे हम कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, हमने 2 शोज साथ में किए हैं, हम नहीं करते थे रिहर्सल्स। आज तक नहीं किया हमने। मतलब ये गलत बात है, बट हम रिहर्सल्स नहीं करते थे, पर वो अंदर आत्मा से इतना सच्चा है और इतना दिल से आता था कि जब हम परफॉर्म करते थे तो टचवुड हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पर आसपास सब हमारे साथ हंसते थे और रोते थे। तो ये कितनी तो बार हुआ है कृष्ण ही कि हम शॉट दे रहे हैं और यूनिट भी रो रही है। बहुत सारे, वो वाला जो सीन था जिसमें वो श्राप मिलता है और मैं गेट के अंदर हूँ और श्राप का वेट कर रहा हूँ, वो मुंह से राधा निकलता है, तुम वहां पर वेट कर रही हो, तो मतलब अभी भी देखो मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। हाँ, इवन हम भी देखते हैं अभी, तो वो इतना सुंदर, अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा था, इतना सुंदर वो सीन है कौन सा वाला? जो श्राप मिलता है जिसमें राधा को। हाँ हाँ हाँ। आप बिलीव नहीं करोगे हिमांशु, मैं आपको भी बताती हूँ कि हम नॉर्मल जिंदगी है, वही वाली बात है। मैं कोई और शो करने गई थी, मैं नाम नहीं ले सकती, पर वहाँ के जो हेड्स हैं उनको डायलॉग्स भी याद है राधा कृष्ण के, उनको ये भी याद है कि मैंने क्या बोला है। तो कुछ इम्पैक्ट लाइफ में ऐसे होते हैं, और मतलब थैंक्स टू स्वास्तिक प्रोडक्शंस, जिस तरीके से ये लोग बनाते हैं अपने शोज, इट्स इम्पॉसिबल कि कोई उस तरीके से बना दे। इट्स सो ब्यूटिफुल। तो आप दोनों की ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग तो हम सबने देखी है, ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग कैसी है? बहुत अच्छी है। अभी देखो ना, हम थोड़े से लेट आए क्योंकि मैं इससे कोऑर्डिनेट कर रहा था, तो कितनी देर में निकलेगी। तो मतलब ऐसे, मतलब हम मोस्टली बातें कर लेते हैं, इसमें हर तरह की बातें आ जाती है लाइफ में। क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, बुरा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, तू ठीक है कि नहीं है, तो मिल भी लेते हैं ऐसे कभी कभार, एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, एक दूसरे के सपोर्ट के लिए भी खड़े रहते हैं। आई थिंक ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग आप कैसे बोलोगे, जब आप किसी इंसान के लिए मतलब बेस्ट चाहते हो, काम में बेस्ट चाहते हो, आप उसकी पर्सनल लाइफ में बेस्ट चाहते हो, जब हम मिलते हैं तो हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ मस्ती नहीं करते हैं, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम बिल्कुल शांत है, जैसे राधा कृष्ण और राम सिया के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिस्कशन चलता है हमेशा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम बहुत मस्ती भी करते हैं और हम बहुत सीरियस डिस्कशन भी करते हैं। तो थोड़ा सा वो ऑपोजिट वाला है कि जैसे मतलब हमारी ऑडियंस सुन रही है, तो राधा कृष्ण अगर चुलबुले और मस्ती करते थे ना, तो हम अगर रियल लाइफ में हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वैसे हम बहुत फन भी करते हैं, एक दूसरे का केयर भी करते हैं। तो एक रिश्ता हमें स्क्रीन में मिला है, वो हमने अभी तक अच्छे से हम दोस्ती का निभा रहे हैं। तो आप दोनों ने इतने सारे डिवाइन रोल्स किए हैं, तो उसके बाद लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं इतने डिवाइन रोल्स प्ले करने के बाद में? बिल्कुल आते हैं। अब आप मुझे बताओ, एक आप सोशल शो करने जाते हो, उसकी स्टोरी होती है, एक लड़का है और वो सन की है या कुछ भी है, लेकिन एक लव स्टोरी भी साथ चल रही है, तो आपकी लाइफ में वैसी चीजें होने लग जाती, आप वैसे ही बन जाते हो, आप कैरेक्टर वाइज भी वैसे बन जाते हो। आप अगर वो लड़का थोड़ा सा लाइवली है तो आप बहुत फास्ट हो जाते हो। बट इस तरह के जब शो करते हो तो इसके लिए आपका स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। आपकी एक जर्नी में स्पिरिचुअलिटी जब जुड़ जाती है तो आप इस तरीके के शोज कर पाते हो, और वो पॉजिटिविटी और उस सरलता से, इतनी खूबसूरती से किसी डायलॉग को बोला ही तब जाता है जब आप मेडिटेशन वगैरह करते हो। तो आई थिंक मैंने तो काफी सारे, मतलब शिव्या का पहला शो था राधा कृष्ण, उससे पहले भी मैंने 2 शोज किए थे। तो मेरी जर्नी मेडिटेशन के थ्रू ही स्टार्ट हुई ऐसे शोज की। मैं विपाशना भी करने गया था, तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करता है इस तरह के शोज करने के लिए। तो वो कामनेस, वो प्योरिटी आपके चेहरे पे तभी आएगी। डिविनिटी की अगर बात करूं मैं, आप डिवाइन तब दिख सकते हो जब आप, जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई आदमी बहुत मेडिटेशन करता है, स्पिरिचुअल है, ठीक है, तो उसके एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। तो आई थिंक मेरे को वो बहुत सपोर्ट करता है। तो हमारी लाइफ में भी उसी तरीके के चेंज आते हैं कि आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, आप काम हो जाते हो। अब जब मैं सोशल शोज कर रहा था तो कई बार मुझे ऐसा होता था कि किसी से कुछ बात हो रही है और उसने कुछ गलत बोल दिया तो गुस्सा आ जाता था। बट इस तरह के शोज करते थे तो हम कितनी चीजें लेट गो कर देते थे। जैसे कि वो गाने वाली जो ये बात कर रही थी, राधा कृष्ण का एक किस्सा बताता हूँ। 2-3 दिन की बात की बात है, हमको शूट कर रहे थे, सुबह 9 बजे की शिफ्ट थी, तो हम 9 बजे गए, रात को 9:30, 10, 11 बजे हमारा पैकअप हुआ। पैकअप बोला नहीं था, उससे पहले एसकेटी सर आ गए। एसकेटी सर ने वो गाना सुनाया हमें अगला, जिसमें हम बिछड़ते हैं, विरह वाला गाना। तो हम सुने, पूरी यूनिट बिल्कुल चुप हो गई है। अब बोले कि एक और बार सुनेंगे, बड़ा स्पीकर पे चलाओ इसको। तो हमने चलाया, पहले हम दोनों को सुना रहे थे मोबाइल पे, फिर हमने बड़े स्पीकर पे सुना। तो वो इतना ऐसा सॉन्ग था ना, मतलब मैं आपको उस वक्त का मैं माहौल नहीं बता सकता। सब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। सर बोले इसको मैं कल शूट करूंगा,
अगर मैं रुका तो ठीक है, वरना फिर डायरेक्टर शूट कर लेंगे। हमने बोला नहीं सर ये तो अब आप ही शूट करोगे। तो सर ने बोला अभी तो पैकअप हो गया। मैं सर हम वापस से नहाने जा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं, आधे घंटे में आपको वापस रेडी होके मिलते हैं। तो 9 बजे से 11 बजे पैकअप, 10:30 बजे सर की एंट्री, पैकअप के बाद गाना सुनाना, फिर पूरी यूनिट को गाना सुनाना, उसकी कोरियोग्राफी बताना, और हमने डिसाइड किया हम उसी दिन शूट करेंगे। सर ने 3 घंटे में लाइटिंग सेटअप की, तो वो थोड़ा डे मतलब हम थोड़ा मैजिक लाइट में शूट करने वाले थे, बट उसका फील इतना अच्छा नहीं आ रहा था कैमरे पे। तो सर ने बोला एक काम करते हैं इसको नाइट में शूट करते हैं। तब तक हम चेंज वेंज करके और कॉस्ट्यूम में वापस आ गए। तो 3 घंटे में वो नाइट का सेटअप वापस लगा, पानी वानी और नाइट हो रही है और मून है बड़ा, और हमने वो सुबह 8-9 बजे तक शूट किया। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? वरना अगर आप एज एन एक्टर जाते हो तो आप 9 बजे बाद तो बोलते हो ब्रो 9 बजे मेरा हो गया, मैं निकल रहा हूँ, कपड़े उतार रहा हूँ। हमने 11 बजे ये बोला कि हम वापस चेंज करके आ रहे हैं, और हमने वो गाना शूट किया। और वो गाना इतनी आज भी, इट्स बीन नाउ 5-6 years, मैं तो सुन ही नहीं सकती। गाना सुन नहीं सकते। जो हमारे फैंस हैं वो आज भी हमें टैग करते हैं, कम से कम रोज की सिंगल डे, एवरी डे 20-25 स्टोरीज हमें पोस्ट करते हैं। तो हम भी उसको रीपोस्ट करते करते अब थक गए भाई। तो जैसे आपने बोला ना कि क्या फर्क पड़ता है, तो मैं जो रियल लाइफ में मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं शिमला से हूँ, तो मेरा नेचर और रियल लाइफ में मैं बहुत मतलब उतना कामनेस नहीं है। मैं बैठ नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत जगह बैठना नहीं है, मुझे मजाक करना है, वो मतलब वही है, ऐसे ऑपोजिट हूँ मैं बिल्कुल। पर जब मैंने राधा रानी किया, या सीता, या उसके बाद लक्ष्मी, अभी लक्ष्मी किया, तो जो एक कामनेस मेरे अंदर थी, पार्वती, हाँ, मतलब जो कामनेस एक अंदर है मेरी, मैंने वो फिगर आउट की कि यार अंदर उतनी कामनेस भी है। तो वो जो मेरा पूरा क्योटिक रियल लाइफ का वो अभी भी है, क्योटिक शिव्या पठानिया, हाँ, तो वो बिल्कुल कामनेस में अंदर, वो जो कामनेस है मैंने वो फिगर आउट की। और बहुत सारी चीजें हैं ना कि जब आप ऐसे रोल्स करते हो, आप पढ़ना शुरू करते हो, आपको बहुत सारी चीजें समझ आती है। जैसे राधा कृष्ण से मैं हमेशा कहती हूँ प्यार समझ आता है कि प्यार सेक्रीफाइस होता है, प्यार आपके जो इंसान है उसके बारे में सोचना अपने से ज्यादा वो होता है, और दूसरी तरफ से भी वही इक्वल होता है, तभी वो प्यार कहा जाता है। और सीता में भी वही था जो हमारे पहले एपिसोड में था कि दोनों ने डिसाइड किया था, इट वाज ऑलवेज अ डिसीजन। फिर मैंने लक्ष्मी नारायण किया, वही जो डिवाइन रोल्स है वो आपको लाइफ के वो टीचिंग दे देता है ना, जो शायद नॉर्मल शोज नहीं देते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार, जो शायद ऐसे नॉर्मली, अगर मैं नॉर्मल एक्टर हूँ, मैं नॉर्मल 10 चीजें कर रही हूँ, मैं कभी भी नहीं सीखती। आप कुछ बोल रहे थे? मेरे को एक किस्सा याद आ गया कि एसकेटी सर ने हमेशा मेक श्योर किया ये कि हम दोनों जो भी शो करेंगे ना, पहले दूसरे एपिसोड में बिछड़ जाएंगे। हाँ, पहले एपिसोड में हम बिछड़ जाते हैं, तो मुझे तो टेंशन हो राधा गई थी। कृष्ण पहले एपिसोड में हम चले गए, अगला शो हमने किया राम सिया के लव कुश, दूसरे एपिसोड में मैं इसको महल से बाहर निकालने जा रहा हूँ, गो बाय बाय टाटा। पर मेरे को हिमांशु ने बोला था कि शिव्या मुझे तेरी टेंशन हो रही है, तू जो करती है तेरा, तू तो बिछड़ ही जाती है। पहले एपिसोड, दूसरे एपिसोड में तो लिखा हुआ आ जाता है अब आप सीता को वनवास भेज रहे हो। तो मैं मिल ही नहीं रही हूँ किसी से। हिमांशु अब प्रे करना पड़ेगा, मुझे लगता है अब एक ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसमें साथ रहे। एसकेटी सर ही करेंगे वो। हाँ, थोड़ा साथ रहने सर अब की बार आप अगर हम दोनों को लेके कोई शो बनाओ ना, तो प्लीज बिछड़ने वाली कहानी मत लिखना, मिलने वाली कहानी लिखना कि हम दोनों साथ में शो करें। हाँ, मैं थक गई हूँ सर, मुझे लगता है रियल जिंदगी में भी थोड़ा बहुत असर हो जाता है, मुझे रहना है साथ में। सुन रहे हो सर? इसमें तो देखो ना, आपने 2 शो साथ में किए, लेकिन उसके अलावा आपने विष्णु अलग से किया, लक्ष्मी आपने अलग से किया, आपने शिव दूसरे शो में प्ले किया, आपने पार्वती प्ले किया दूसरे शो में, तो चारों रोल। हाँ बिल्कुल 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 कनेक्शन। मैं लक्ष्मी नारायण में मेरे पास फोन आया था विष्णु के लिए भी, बट मेरा शो चल रहा था कोई और, तो शिव्या ने अकेले किया तो मुझे बुरा भी लगा। हाँ, मुझे भी बुरा लगा, ऐसे तो बुरा लग ही जाता है। हम पूछते हैं जब अब हमने एक यार बात ये है ना कि हमने अगर 2 शोज किए हैं साथ में, और हमारे प्रोडक्शन हाउस है या हमारे प्रोड्यूसर्स है, सबको पता है कि बहुत अच्छे से हमने काम किया है, बहुत अच्छे से, एक दूसरे का सपोर्ट भी हो, सीन्स अच्छे भी आए हैं, तो हम एक दूसरे का एक तो करियर ग्रोथ चाहते हैं। मतलब कभी कुछ ऐसे मुझे लगता है कि हिमांशु का, तो मैं हिमांशु से पूछूंगी क्या कर रहे हो अभी, क्या करना है। तो हम जब किसी और एक्टर के साथ भी काम करते हैं तो हम एक दूसरे को मिस करते हैं, ऐसा होता है कि यार हिमांशु अच्छा तुमने ऐसे किया, मतलब नो ऑफेंस, हमने जिसके साथ भी काम बहुत किया अच्छे हो आप सब, बट हम मिस करते हैं एक दूसरे ऑफ कोर्स। और आई थिंक हम दोनों का ऐसा है कि हमने आज तक जितने भी शोज किए हैं कभी टाइम नहीं देखा,
मतलब होता है ना, हम 9 बजे पहुंचे सेट पे, हमने कभी ये नहीं बोला कि 12 बज गए, 3 बज गए, सुबह के 7 बज गए कि हमें आउट टाइम चाहिए। मतलब हमारा हो चुका है, 12 घंटे ओवर हो चुके हैं, 12 आवर की शिफ्ट होती है। बट कई बार हम ऐसे फंस जाते हैं कि हमें टेलीकास्ट का इशू है वीएफएक्स की वजह से, क्योंकि उसमें टाइम देना पड़ता है। तो कभी हमने ऐसा नहीं बोला, क्योंकि हम दोनों का नेचर वो है कि हमें काम करना है, पैशन से करना है, और उतने ही सच्चाई के साथ अपने इस किरदार को निभाना है। तो हमें समय का पता ही नहीं लगता था। और एफर्टलेस रहा है ना, या और एक दूसरे की एनर्जी भी है। कभी वो नहीं हुआ कि एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम है, या मतलब एक बिना बात किए भी एक सिंक में। मुझे लगता है ये जो डिवाइन रोल्स हमने किए हैं ना, उन्होंने वो सिंक बना दिया है। मैं कई बार सेट पे नहीं पहुंचा, समझो थोड़ा सा लेट, तो इसको पता होता था कि उसके बाल का इशू चल रहा होगा। और मुझे ये भी पता है कि अगर बाल का इशू है, कुछ हुआ है, तो उसको सॉर्ट कैसे करना फिर ये है। मुझे फोन कर देती थी, अच्छा बाल का प्रॉब्लम हुआ है इसलिए नहीं आएगा। मैंने बस 2 मिनट में बन रहे हैं। फिर मैं इसको, अरे यार ऐसा हो गया, ऐसा हो मैं गया, फिर संभालूंगी। ये संभालती थी। तो अगर ये सेट पे आ गए हैं और मैं झूठ नहीं बोलूंगी हिमांशु को, तो मैंने अगर हिमांशु को बोल दिया कि हिमांशु अच्छे लग रहे हो, तो ये किसी की बात नहीं सुनेंगे, फिर अच्छे लग रहे हैं, फिर हम शूट करेंगे। और बहुत मतलब हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर्स जिनके साथ भी हमने काम किया है, बहुत एफर्टलेस रहा है। देयर वाज नो That's टू true. मच एफर्ट्स नहीं था। तो थैंक यू हिमांशु। थैंक यू शिव्या जी। तो आपकी एक्टिंग की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे और कहाँ से? चलो हिमांशु। मेरी एक्टिंग की जर्नी एक्चुअली क्या था कि मेरे एक मतलब जैसे होता है ना, आप स्मॉल टाउन से हो, मैं जयपुर से हूँ, तो वहां पर हमेशा क्या होता है, जैसे 9th क्लास वालों का एक भैया होता है जो 12th में होता है। हाँ, आप समझ रहे हो? तो वैसे ही मेरी लाइफ में एक भैया मिले जो लाइन प्रोटेक्शन करते थे। तो उन्होंने मुझे कहीं, मेरे स्कूल के बाहर मेरे पर बुलेट हुआ करती थी उस समय, तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि एक राज कौशिक, मंदिरा बेदी के हस्बैंड, एक एड शूट बना रहे हैं, तो आप करोगे उसमें रैंडमली? मैं ठीक कर लूंगा। तो मैं करने गया, तो वहां पर उनको 5-6 लड़कियां भी चाहिए थी उस ऐड के लिए। पाकिस्तानी मोबाइल का ऐड था, मुझे कुछ नहीं पता इस इंडस्ट्री के बारे में तब तक, तो उनको लड़कियां नहीं मिल रही थी। तो मैंने बोला मैं बुला देता हूँ, तो मैं 5-6 लड़कियां बुला के दे दी उनको अच्छी। तो वो सोचे कि यार ये तो काम का लड़का है, क्योंकि शूटिंग वगैरह होती है तो लड़कियां चाहिए रहती है। तो उन्होंने मुझे बोला तू मेरे साथ काम करेगा। अब कॉलेज में मैं जाने वाला था, तो पॉकेट मनी का सिस्टम था। मैंने बोला कितने पैसे दोगे? बोले 2000 रुपए एक दिन का। 10 दिन में 20,000। मैं चलो गेम हो गया। तो मैं उनसे जुड़ा। फिर मैंने जोधा अकबर, दिल्ली 6, व्हाट्स योर राशि और 5-7 शोज उन्होंने किए। तो मैं उनमें बहुत छोटा था, तो मैं क्या डायरेक्टर के पास ही बैठ जाता था, आशु जी के पास, बहुत सारी फिल्मों में और बहुत सारे शोज में। मेरे को नहीं पता था एक्टिंग से पैसा कमाया जा सकता है, मैं इस तरफ जाऊंगा। तो वो फिल्म्स मैंने बनते हुए देखी, सारे एक्टर्स को काम करते हुए देखा, तो मुझे ऑटोमेटिकली आई थिंक अब मुझे लगता है कि वो मेरी लर्निंग स्टार्ट हो गई थी कि क्या मार्किंग है, कैसे आप रेडी होते हो, किस तरीके से आप प्रिपरेशन करते हो अपने रोल की, कहाँ से आपको कैमरा एंगल मिलता है, कहाँ लुक का होता है। तो वो मतलब अननोइंगली मैं सब समझ रहा था और सीख रहा था। फिर एक टाइम आया कि पापा ने बोला अब कुछ करना पड़ेगा, वरना मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे लगा आप कुछ मत करो, क्योंकि आप करोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को 1 साल दे दो, मैं कुछ करता हूँ। फिर मैं एक दिन बॉम्बे आ गया उनसे झूठ बोल के कि मैं 7-8 दिन के लिए बॉम्बे जा रहा हूँ। फिर यहाँ आके जो स्ट्रगल किया, पहला शो किया, दूसरा किया, तीसरा, तो वो एक लाइफ की जर्नी ऐसे एक्टिंग में ऐड हुई। तो जब मैंने पहली बार शो किया तो उर्दू शो था वो, उर्दू के डायलॉग थे, आज भी याद है मुझे, शुक्र अल्लाह का सफिया वही चीजों का करने वाला है, दिलों का फेरने वाला है, वरना जिन ख्वाबों की तामीर चंद लम्हों पहले तक नामुमकिन थी, कैसे अपने पूरे जेबो जमाल के साथ हकीकत हुए जाते हैं, इस तरीके का। तो ये मेरा पहला डायलॉग था। और वो सर जो थे हमारे, उन्होंने मुझे बड़ी हेल्प की कि उर्दू ऐसे बोली जाती है कि जैसे मोतियों की माला टूटती है तो बहते हैं, गिरने का जो साउंड होता है ना एक वैसा। फिर मेरे को समझ में आया कि यार मैं लुक परफेक्ट दे रहा हूँ, मार्क पे ढंग से आ रहा हूँ, अच्छा वॉक करते वक्त भी डायलॉग बोल पा रहा हूँ, तो क्यों हो पा रहा है। तो फिर मैंने कनेक्ट किया कि मैं कहीं ना कहीं ये मेरी पास्ट लर्निंग है, और वहां से फिर मेरी और समझने की, इन चीज़ों के अंदर और डीप डाउन जाने की, एक्टिंग क्या होती है, रस क्या होते हैं, कितने रस होते हैं, उसका मीटर क्या होता है, क्या टेम्पो होता है, तो उस तरह की लाइफ। और आज भी हम लर्निंग प्रोसेस में ही है। एक नया किरदार आपको एक नई लर्निंग देके जाता है और सीखने के लिए भी लेके जाता है, तो बस वही सब चल रहा है, आज भी सीख रहे हैं। तो बस जैसे इन्होंने बोला वैसे मेरा पहला शो भी मुस्लिम शो था। तो मैं तो शिमला से हूँ, बहुत नॉर्मल फैमिली है जो बिल्कुल भी इस इंडस्ट्री से नहीं है। तो मैंने मिस शिमला जीता, मिस इंडिया करने वाली थी। और उस टाइम पे मतलब मुझे इस इंडस्ट्री में आना था, पर मुझे वे नहीं पता था। तो मुझे लगता था कि बॉम्बे आना ना बहुत डिफिकल्ट है, बॉम्बे नहीं आ सकते। तो मैं दिल्ली में एक रेडियो जॉकी हंट मैंने जीता था, तो दिल्ली में इंटर्नशिप कर रही थी, और बीच में शिमला आई थी, मिस शिमला मैंने जीता था और ऑडिशन दिया था।
तो ऑडिशन जब मैंने शिमला में दिया, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ना, तो शिमला में भी कंचन मैम एक कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने ऑडिशन लिया था। तो मुझे कॉल आया कि मैं सो रही थी, मेरी मम्मी को कि पैरेलल लीड है, तुम कर लोगी? तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा हाँ देख लेना, तो कर लेंगे ना, ऐसे ही बोल दिया मैंने। फिर एक फ़ोन आया कि लुक टेस्ट के लिए ना बॉम्बे जाना है, पहला कॉल ऐसा था। तो उससे पहले की जो स्ट्रगल है वो मैं इतना लंबा हम नहीं बता सकते। तो वहाँ पे मैं अपने हॉल में बैठी थी, तो मैं अगर आपको स्क्रीन प्ले या फिर थोड़ा सा बताऊं विजन सिनेमैटिक, मैं शिमला से हूँ, तो पूरे जंगलों के बीच में एक घर है जहाँ पे ड्राइंग रूम में मैं बैठी हूँ। मुझे कॉल आया है कि तुमको ना लुक टेस्ट के लिए बॉम्बे आना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कोई शो के लिए तुम सिलेक्ट हुई हो, तुम्हारा फेस और तुम्हारा कैरेक्टर जा रहा है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे मम्मी पापा ना मना कर रहे हैं। मैंने मम्मा पापा से पूछा भी नहीं था। तो बाद में मैं अपने रूम में आई, मैं रात को लेट रही थी और मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, तो मैं रो रही थी। मैं भगवान को बोल रही थी कि आप वो सपने क्यों दिखा रहे हो जो सच नहीं हो सकते। मैं अपने मम्मी पापा के 10,000 रुपये खर्च करके बॉम्बे कैसे जाऊँगी, मैं इतना खर्चा नहीं करवा सकती अपने पेरेंट्स का। तो अचानक से क्या हुआ, सुबह मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तू सोच कि तू बॉम्बे जा रही है, तू इंटरव्यू देने जा रही है, चले जा। उन्होंने मना भी नहीं किया था, इंटरव्यू देने जा, नहीं सिलेक्ट हुई कोई बात नहीं, जुहू बीच घूम कर आ जाना। मैंने कहा ठीक है। और मैं लिटरली 2 दिन के कपड़े लेकर आई थी। मेरी मैम जो थी वो आई लेने की, ट्रेन में जाएंगे, चल तू साथ में। मैंने आज तक मैं जुहू बीच नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस दिन मैं जुहू बीच चली जाऊंगी उस दिन मेरी शायद बॉम्बे की जर्नी खत्म हो जाएगी। मैं बॉम्बे आई, मेरा लुक टेस्ट हुआ, जो कैरेक्टर था वो मेरे जैसा ही था। वो लड़की लखनऊ से बॉम्बे आई थी। तो जितना मैंने बॉम्बे देखा है वो गोरिल्ला शूट हुआ है। डायरेक्टर, डीओपी और मैं बोलते थे जा देख बॉम्बे, और मैं सच में बॉम्बे ऐसे देखती थी। क्योंकि अब हो गए मुझे 10 साल, पर मेरे लिए ये दुनिया वो दुनिया है जो मैंने कभी सोची नहीं थी कि मैं अचीव कर सकती हूँ। वो सपना है जो आप सोच ही नहीं सकते थे कि ये सपना होता है ना, जो आप सपने में भी नहीं देख सकते। तो जब मैं यहाँ तक पहुँचती हूँ ना, तो एवरी डे मैं बोलती हूँ कि अगर कोई मुझे सुन भी रहा है ना और किसी में पैशन है ना एक्टिंग करने का, तो यार बिलीव करो आपके सपने पूरे होंगे। तो वैसे मैंने 3-4 शो फिर किए, बॉम्बे में स्ट्रगल देखा। फिर राधा की एक बहुत सुंदर स्टोरी है मेरे पास, सच्चाई है एक्चुअली मेरी लाइफ की, कि मैं स्ट्रगलिंग पीरियड था, तो एक जगह पे ऑडिशन दे रही थी। वहाँ पे मैं थी और एक लड़की थी, और पीछे ना उसने एक तीसरी लड़की को बोला कि सुनो राधा के ना उस जगह ऑडिशन हो रहे हैं, तुम जाओ। तो उस वक्त काम ही ढूंढ रहे थे ना, तो मैं सोच रही थी कि यार इसने मुझे क्यों नहीं बोला। अब हम मैं पहाड़न छोटे शहर के, दिल भी थोड़ा सा वैसा, मैं घर गई और मैं ऐसे बहुत ही ऐसे सैड हो गई थी। मुझे लगा यार उसने उस लड़की को बोला, मुझे नहीं बोला। मैं ना शायद राधा जैसी दिखती नहीं हूँ, शायद राधा कुछ और होती होंगी। कट टू 1.5 साल बाद मैंने राधा को ऑडिशन दिया है, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। और आप भूल जाते हो ना, मैं अपने रूम में ऐसे घूम रही हूँ और मुझे ये फ्लैश आता है कि यार एक बार ऐसा हुआ था। तो मुझे लगता है कि अगर आपको विश्वास है ना अंदर और थोड़ी मेहनत आप करते हो, तो लिखने वाला तो वो है आपकी कहानी, आपका दिल साफ होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरी जर्नी अभी तक बहुत ही ऐसे फिल्मों जैसी रही है। फिर राधा मिला, मैंने राधा किया, फिर जर्नी चली रही है उसके बाद। देख ही रहे हैं अभी हम कंटिन्यू। अच्छा, आप अगर आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते तो किस प्रोफेशन में होते? मैं एक्टिंग करने के लिए कुछ ना कुछ कर रही होती, पर मैं इसी फील्ड में होती। मैं इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, पर मुझे नहीं पता कि मैं कुछ और नहीं कर सकती हूँ। आप? मैं आर्टिस्ट ही होता, क्योंकि मेरे फादर भी आर्टिस्ट हैं। ही इज अ पेंटर, मिनिएचर पेंटिंग करते हैं वो, तो चाहते थे कि मैं भी बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनूं। तो मैं सीखना भी स्टार्ट किया था, बट वो एक बार वो जो मैंने अपनी जर्नी बताई वहाँ से मैं कनेक्ट होते फिर मैं यहाँ पर आ गया, फिर बस आर्टिस्ट ही होता। लेट्स मूव टू अ फन सेगमेंट। तो कोई ऐसा सीन जो आपको याद हो जिसमें आपकी हंसी रोकना मुश्किल हो गया हो, मतलब बहुत ही फनी हो? हिमांशु को याद है लग रहा है मुझे। नहीं, जिस तरीके के हम शोज करते हैं बड़ा उसमें इंटेंस हम प्ले करते हैं, बट ऐसे बहुत सारे किस्से हो जाते हैं जिसमें आप हंस हंस के पागल हो जाते हो। तो 2-3 किस्से हैं मेरे दिमाग में। एक मैं आपको बताता हूँ। रावण की एंट्री होने वाली थी राम सिया के लव कुश में, तो शालीन बनोट जो है वो कर रहा था। तो शालीन का मेरे पास फोन आया, ब्रो क्या कर रहा है? मैंने बोला मैं सेट पे हूँ, आ रहा हूँ। हाँ आ जा भाई। बोले स्क्रिप्ट आई क्या तेरे पास? मैं अभी आई है, बड़ी स्क्रिप्ट है तेरी 8-9 पेज की। तो मैंने उसको भेजी। तो इतने सारे डायलॉग कौन बोलेगा पहले दिन, मैं नहीं बोल रहा।
मैंने बोला तेरे को Oh बोलने my तो पड़ेंगे। God. अब वो आ रहा है, तब उसको मैंने और भेजे, दोहे वगैरह आए, क्रिएटिव्स ने बड़े दोहे वोहे लिख करके उसकी एंट्री प्लान की थी। तो वो फोन कर रहा है, भाई मैंने बोला तूने पढ़ा है ना स्क्रिप्ट, बहुत सारे दोहे वगैरह ये सब आए तेरे। बोले यार मेरे को भेज। अब वो डर भी रहा है, बोल रहा है कि भाई मैं आ रहा हूँ लेकिन मैं आज नहीं करूंगा ऐसा। मैंने तेरा मास्टर लगा है, पूरा पूरा सेट वेट तैयार है कि तू आएगा, कपड़े पहनेगा और अभी बनेगा सीता के साथ सीता। तो सीता माँ खड़ी है, सीता माँ अभी मिली नहीं है शालीन मनोज के साथ, वो पहली इनकी मुलाकात होने वाली है। अब मैं शालीन को बहुत अच्छे से जानता हूं। तो शालीन मनोज साहब आए, वो स्क्रिप्ट दी उनके हाथ में, तो बोलता है इतना है। बोले ठीक है मास्टर कर लेता हूँ। तो बोले पढ़ तो लो। बोले पढ़ूंगा नहीं, मेरे सामने ही कर रहे हैं सब। स्क्रिप्ट रखी साइड में, सेट पे तैयार होके चला गया, या बनता है वैसा वाला फील ना, वो ऐसे ऐसे। सीता माँ खड़ी थी, सीता माँ बिल्कुल सीरियस, बोला ना हम इंटेंस करते हैं, तो ये इंटेंस खड़ी है। रावण से पहली बार देखेंगे अभी रावण को। रावण की एंट्री होती है स्लो मोशन में, डन 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 डन, वहां से एक्शन बोला अभी आ रहे हैं। अब रावण चारों तरफ घूमना है और डायलॉग बोलने हैं इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ घूम घूम के डायलॉग बोलना है कि सीता ये और अब जैसे ही आगे बताते हैं ना, उससे पहले मैं ये बैक स्टोरी भी दे देती हूँ तो कनेक्ट कर लेंगे। अब मैं तो वो हूं ना, क्योंकि मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ, तो फिर मुझे जब रोल्स मिलते हैं तो मुझे तो मास्टर में भी पूरी लाइंस बोलनी है, मुझे लाइंस भी अच्छे से याद है, मैं अच्छे से कैरेक्टर में भी रहना है, कैरेक्टर में भी रहना है। डायरेक्टर, हाँ डायरेक्टर है तो डायरेक्टर को पता है कि ये आएगी सीन कर लेगी, ये बहुत सिंसियर एक्टर है, तो मैं सिंसियर ये एक्टर खड़ी है बिल्कुल चुपचाप ऐसा, ऐसे बिल्कुल खड़ी सीता माँ की तरह ऐसे खड़ी हुई अब है। मैं एक्सप्रेशन शालीन मनोज की एंट्री, हाँ सुपर डुपर वाइड है, पर सुपर डुपर। शालीन आते, तुझे देखा तो ये जाना सनम, घूमता है। तो घूमना शुरू किया और उन्होंने बीच में इंग्लिश बोलना शुरू फिर कर दिया। इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया उसने, क्या बोला पता नहीं क्या, और गाना आई विल पुट यू इनसाइड दिस। मैं वो ऐसे सीता घूम थोड़ी रहे देर तक कंट्रोल करती अब रही, मैं गाने ऐसे वाने हूँ। गा रहा है वो, तो पूरा मुझे समझ मास्टर कर नहीं रहा आ है। रहा। फिर उसके बाद अभी कंट्रोल नहीं हो, तो मैं ऐसे हूँ, तो मेरे ये हिलने लग गए हैं। तो कमल तो सर मेरे को बोलते हैं सीता जी आप है ना कंधे मत हिलाओ, आप पता चल रहे हो दिखाई हंस दे रहे रहा हो। है। तो ये बोलती है कि सर ये डायलॉग कहाँ बोल रहे हैं, गाने गा रहे हैं इंग्लिश में कुछ तो बोल रहे हैं। बोले हाँ कोई बात नहीं, वो ऐसे ही करता है मास्टर के अंदर, चलो तुम सीरियस खड़ी रहो। अब ये कंट्रोल कर खड़ी है। उससे पहले मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है। अब वो तो कर चुके हैं शोज, ये तो उनके लिए बहुत सुपर डुपर वाइड है, तो उससे लगता 1 सेकंड है 2 सेकंड है, ठीक है, तो उसका कुछ नहीं था, वो सिर्फ जेस्चर था। तो मुझे नहीं पता है, मैं तो अच्छी बच्ची, मुझे कुछ नहीं, मैं एक्सप्रेशन दे रही हूँ और वो बोल रहे आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, और वो टर्न कर रहा है और मैं, और थोड़ी देर के बाद कंट्रोल ही नहीं हुआ। सर ने बोला शिव्या तेरी बॉडी हिल रही है, प्लीज मैं करूँ नहीं, बॉडी तो हिलेगी ना सर, लाइनें कुछ और आ रही है। बोले एक होता है कि आप कुछ कर, और उसके बाद मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुई हंसी, क्योंकि मुझे आधा घंटे तक हम हंसते रहे। तो मैंने उसके बाद, और मैं भी बहुत, मैंने कहा सर मतलब ऐसा कर सकते हैं? बोलते नहीं तुम नहीं कर सकती हो, गलत चीजें मत एक बार ऐसे ही हमारा फाइट सीक्वेंस चल रहा था। अब हम क्या दिन में शूटिंग किए, अगले दिन हमें फाइट सीक्वेंस करके देना था, और नाइट के अंदर हमारी लड़ाई होती है और ऐसा कुछ पूरा चंक था। तो हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, मतलब तकरीबन 15-16 घंटे से ऊपर चला गया। वीएफएक्स भी करना था, वो बाण बनेंगे और ऐसा होगा, फ्लावर बरसेंगे, ऐसा कुछ। तो हम लड़ रहे हैं, कोई कट ही नहीं बोल रहा है, थक गए, हाथ दुख गया, कट तो बोलो, कट तो बोलो। जाके देख रहे हैं हमारे डायरेक्टर, मैं बोला ये क्या चल रहा है। मैं 5 मिनट बैठ गया उनके बाजू के अंदर, सर कट बोल दो। हाँ कट। मैं सर आर्टिस्ट यहाँ बैठा है। बोले यार तो मतलब कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं। बहुत फनी तो ऐसा ही सब होता है यार, मतलब ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वाला फनी होता है, डिसाइडेड और कई बार जैसे कि राधा कृष्ण में जब हम कर रहे थे, तो कई बार इतने थक जाते थे कि हम कहीं भी रैंडमली बैठ जाते थे। तो उसपे भी हंसी आ जाती थी, क्योंकि अभी एक तो कृष्ण बनने और एक आदमी बैठा है ऐसे उकड़ू, सोच रहा है अब मैं क्या करूंगा। तो मतलब समझ, माइथो में मेरे को लगता है इसी तरीके की चीजें। मेरा एक है कि हिमांशु के साथ ना, राम सिया के लव कुश के टाइम पे हमारा सॉन्ग सीक्वेंस था स्टार्टिंग का, तो इनके बालों का उस वक्त चल रहा था, इनका बालों का बहुत, मतलब इनको बाल चाहिए सही, तो अब वो आ ही नहीं रहे हैं। अब वो आए, अब मुझे पता है कि मतलब मैं बोलूंगी ना तो ये सुन लेंगे, तो उससे पहले तो मतलब ऐसे लगता था कि जब वो छोटी छोटी चीजें होती है कि हिमांशु एक छोटा बच्चा है और इसको समझाना पड़ेगा। एक बार मेरे साथ किस्सा हो गया, मैं बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं बताऊंगा। मेरा दोस्त बोला, मैंने बोला यार मेरे बालों में ना बहुत टाइम जाता है, 30-35 मिनट चल जाते हैं सेट करने में, प्रिंस लुक में, ऐसा कर्ल और ये वो और है ना। तो बोलता है तेरे बहुत ज्यादा कर्ली है ना बाल, इसलिए। मैं क्या करूँ इसके लिए? बोलता है कि इसको केराटिन करके एक ट्रीटमेंट है, वो करा ले। और राम जी का प्रिंस लुक है, प्रिंस लुक है मेरा, यंग लुक। तो मैंने ठीक है, कैरेटीन कर लिया मैंने। और मैं जब निकला 1 घंटे बाद, तो जॉन अब्राहम धूम का अब मेरे को डर लग रहा है। अगले दिन मैं पहुंचा उमरगांव पहुंचा, शॉर्ट रोड लगा, मैं चुप करके उसको जैसे तैसे सेट किया। राम जी बालों को क्या हुआ है?
बाल तो ठीक है सर। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है। फोटो गई टक टक टक, भरत भाई अपने क्रिएटिव उनके पास गई, उनका मैसेज आया अमूल सर का, क्या किया बालों में? सर कुछ नहीं किया मैंने, तो ऐसे ही है, बाल तो ऐसे ही है। बोले झूठ मत बोल भाई, मुझे भेजा है। और फिर मैंने बात की उस बंदे से कि ये हटेगा कैसे। बोलता सर्फ होती ना, सर्फ, निरमा सर्फ एक्सेल निरमा सर्फ से ये कम से कम 50 बार धोएगा। और मैं 50 बार धोया हूँ भाई, और शूटिंग रुकी पड़ी है वहां पर, और मैं बाल धो धो करके उसकी वो हटा रहा हूँ, फिर मैं पहुंचा हूँ और मेरे बाल ऐसे रूके, फिर मतलब ऐसे कई और किस्से। दूसरी चीज, एक बार तेरे जल भी गए थे ना? हाँ मेरे तो जल के मेरे हाथ में आ गए थे। तो मैं रूम पे बैठी हूँ और मैं बुक पढ़ रही हूँ, तो मैं बुक पढ़ रही हूँ और मैंने अरे किया बालों ऐसे, कैसे किया, बाल हाथ में, और मेरे इतने बड़े बड़े बाल हाथ में। यहाँ से वही फ्रंट से। तो आप कर्ल कर रहे थे? अरे नहीं, तो ना वहां पे ऐसे कुछ होता था, टोंग जैसे होते थे, वो लुक ऐसा था। कुछ ऐसा। तो मुझे नहीं पता था कि विग लगानी है, तो मैं बुक पढ़ रही हूँ और उमरगांव में रूम में थी, बुक पढ़ रही हूँ, तो मैंने बाल ऐसे हिलाए। मैं बहुत फिल्मी हूँ, तो रूम में भी कुछ कर रही थी, पूरे के पूरे बाल हाथ आगे में का आ पैर गए जिसका यार। फोन आया भाई, मेरे आगे के बाल उड़ गए, मैं देखा तो यहाँ छेद तो हो रहा है भाई। ये सेम चीज टाइम पे चल रहा है। तो मैंने बोला, फिर मैंने रोते रोते बोला मुझे मुझे ना आगे का पैच चाहिए, कुछ चाहिए। तो ये सारा सीन हो रहा है, ये वाला अलग यूनिट में, मुझे नहीं पता है ये सेम बालों का चल रहा है, इसके उड़ गए और मेरे धुल रहे हैं। तो सेम डे। हाँ, क्रिएटिव ग्रुप में आया है कि ये ना एक्टर्स, हाँ, कोई एक्टर्स अपने बालों का बालों को कुछ नहीं नहीं, अब करेगा। इसको डर लग रहा है, इसको लगा इसके लिए आया है। मैं कहा आई एम सॉरी तो आई एम सो सॉरी सर। बोले तुम्हारे लिए नहीं था, राम जी ने अपने बाल स्ट्रेट कर दिए। ये बोली अच्छा भाई मैं साहब, मैसेज कर रही हूँ, आई एम सॉरी सर, आई एम बड़े नॉट डर डर के किया, और मैं तो जवाब ही नहीं दिया उस पे। तो क्योंकि मुझे लगा मेरे लिए, मैंने कहा सर आई विल नेवर डू दिस, पर सर मेरे बाल चले गए सर, मेरे इतने इतने से बाल रह गए हैं, अब तो विग लगानी पड़ेगी। सर का मैसेज है तो चुप रहे, ये हिमांशु के लिए, उसने बोलते अपने हैं, बाल तुम्हारे स्ट्रेट लिए कर दिए। नहीं है शिव्या। मैंने कहा ओह शिट, तो जो मैं कर रही थी वो अब मैं वो भी नहीं कर सकती। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी बट बहुत फनी फनी इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें आपके बाल भी चले जाते हैं। अच्छा, अगर आप दोनों एक रियलिटी शो में जाना चाहो तो कौन सा होगा? नच बलिए टाइप, हम्म? डांस भी जा सकते हैं। डांस, बिग बॉस में गए तो फिर हमसे मतलब कौन ही लड़ेगा ना, हम बोल देंगे मैं राम हूँ। यार ये चीजें वही है कि मुझे तो लगता है मेरी लाइफ में मैं कुछ प्लान करती हूँ ऐसा नहीं होता है। हाँ। और मैं ये ऐसे चल रही होंगी तो ऐसे हो जाएगा कुछ, तो वो कुछ तो लिखा है उसने, मुझे लग रहा है होगा कुछ। बट आई थिंक डांस रियलिटी शो ज्यादा डांस तो बेटर है। मतलब मैंने बचपन से इतना किया है कि कॉलेज जब गई थी मुझे तो तो पापा हरा ही ने, देगी हाँ, ये। कॉलेज में पापा ने बोला था अब तुम डांस नहीं करोगे, तो मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। तो मैं इधर ही आना था मुझे, डांस कर सकते हैं यार। अगर आपकी लाइफ एक बॉलीवुड मूवी होता तो उसका टाइटल क्या होता? शो मस्ट गो ऑन। नाइस, इंटरेस्टिंग। आपका? जब भी मैट, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत रिलेटेबल भी लगती है। मुझे लगता है कि सब बोलते हैं कि ये इतनी कैरिकेचरिश कैसे हो सकती है, मुझे लगता है कि हम जब नॉर्थ इंडिया में जो लड़कियां होती हैं मोस्टली हम वैसे ही होते हैं। फिर आपको जीवन इतने धक्के देता है, इतना कुछ सिखा देता है, पर वो कहते हैं ना कि अंत में हमारी फिल्मों की तरह सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो वैसे ही होता है। कोई एक फनी फैन एनकाउंटर जो भी हुआ हो कुछ? यार बहुत अभी सारे याद है? हो जाते हैं ऐसे। तो अभी क्या हुआ, अभी की रिसेंटली बात बताता हूँ। मैं दिल्ली में एक शो करने गया था, तो फ्रंट रो में एक लड़की बैठी हुई है और मैं शो कर रहा हूँ और मेरे डायलॉग चल रहे हैं, बीच बीच में मुझे ऐसे ऐसे सब चल रहा है। मैं बोला यार मतलब आपका बार बार ध्यान वहीं जा रहा है कि वो खड़ी होके कर रही है, कुछ यूं कर रही है। अब मुझे नहीं पता था, उसने मुझे 2000 मैसेज कर दिए ऑलरेडी। देखो पता है शिव्या, वो लखनऊ से अपने मम्मी पापा से झगड़ के दिल्ली आई है शो देखने अकेली। शो देखा है उसने, गिफ्ट्स लेकर गई हनुमान जी की, मेरे को एक आइडल भी उन्होंने दिया, और शगुन नाम है उनका। और वो आई, मुझसे मिली, इतनी खुश हुई। उसके बाद में होटल में रुकी है, वापस गई है, बोली मैं नेक्स्ट शो में फिर आऊंगी। और एक और है रूही जूरा करके, वो भी पंजाब से आई है, अपने पेरेंट्स को लेकर के आई। और मेरे को इतना मतलब पेरेंट्स थोड़े से ओल्ड आप समझ रहे हो ना, 65। तो मैं उससे बोला कि इसकी जरूरत नहीं थी, हम शो लेकर के आ जाते तो आपकी सिटी में ना। लेकिन वो भी आई वहां से इतना दूर से, तो आपको लगता है, फिर आपको लगता है कि आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है, कि लोग आपको देखना चाहते हैं और वो कहीं से भी आने को तैयार है। आप समझ रहे हो? तो ऐसे तो बहुत सारे एनकाउंटर्स होते हैं, बट ये अभी रिसेंट था तो मैंने आपको बताया, सेम शो की बात बता रहा हूँ। आपका? मैं एक प्ले देखने गई थी, तो मैं प्ले देख रही हूँ, मैंने प्ले देखा, मैं चिल कर रही हूँ, मैं बाहर कॉफ़ी मंगा रही हूँ। वहाँ पे एक लड़की आई, ये अभी रिसेंट की बात है। तो वो लड़की आई और उसने बोला कि वो खुद भी एक्टर है। तो उसने मुझे बोला कि मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरे वन ऑफ द शोज़, माइथोलॉजिकल शो से पहले एक शो था, उसने मुझे बोला कि मेरी दादी बहुत बीमार थी और मेरी दादी ना ये शो देखती थी आपका और हमेशा आपकी बहुत तारीफ़ करती थी। और वो मतलब उनका शायद
मतलब डेथ पीरियड, वही थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा था और बहुत बीमार थी, तो जब भी शो लगाती थी ना तो वैसे चार्ज अप हो जाती थी। तो और वो मुझे बहुत पसंद करती थी, बोलते हम सब ना बैठ के ना आपका शो देखते थे और आपको बहुत प्यार करती थी। तो उसने मुझे बोला कि आप मेरी ज़िंदगी में क्या हो आपको नहीं पता, मैं भी एक एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग कर रही हूँ, बट आपके काम ने और आपने ना मेरी लाइफ में जो मेरी दादी के साथ मेमोरीज है ना वो आपसे रिलेटेड है। तो जब भी मैं कहीं, मेरे साथ वो हुआ है कि जब भी मैं सोचती हूँ ना कि ज़िंदगी में क्या कर रही हूँ यार अभी, तो उस वक्त कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई आ जाता है, कोई बता देता है कि नहीं सही रास्ते पर हो। तो एक्टिंग सिर्फ बोलने के लिए, एक्टिंग फेम मनी ये सब नहीं है, वो बाय प्रोडक्ट है। आप जिंदगियां जीते हो और उसी जिंदगियां जीते जीते काम करते करते आप लोगों की लाइफ छू लेते हो। तो वो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई भी आपको दे सकता है कि वो छप गया है ना उनकी Correct. जिंदगी में। तो वो मेरा बेस्ट था। आज आप देखो, अभी जैसे मैं आउट ऑफ इंडिया जाता हूँ, एक मेरा शो बड़ा पॉपुलर है, 47 कंट्री में ऑन एयर है, तो अभी मैं रिसेंटली गया था वहाँ पर, तो मैंने देखा है स्कूल में टीचिंग्स दे रहे हैं मेरे शो की क्लिप्स दिखा करके। तो उससे बड़ा क्या हो सकता है। और कई लोगों के आज भी मेरे पास ईमेल्स आते हैं, कोविड टाइम में बहुत सारे आते हैं कि हमें एक टाइम पे हमारी फैमिली में कोविड में डेथ हो गई, तो मेरे अंदर सुसाइडल थॉट जनरेट होने लग गए थे, तो किसी ने मुझे आपका शो सजेस्ट किया और मेरी लाइफ बदल गई। ऐसे आज भी हमारे पास मैसेजेस आते हैं। तो ये मैसेजेस आपके पास तभी आ सकते हैं कि आप इस तरीके के शोज करो जो आप अपनी सोसाइटी को एक ऐसा मैसेज दो कि लाइफ जो हम देख रहे हैं उसके बियॉन्ड भी कुछ है, और वो बहुत खूबसूरत है। आर्ट बहुत सुंदर चीज है। हम सब जानते हैं कि जब भी हम खुद भी परेशान होते हैं तो कोई मूवी देखेंगे तो हम भूल जाते हैं अपनी रियल जिंदगी, कोई गाना सुनेंगे तो नाचने लग जाते हैं, अगर ब्रेकअप हुआ है दुखी है तो कोई ऐसा गाना सुनेंगे तो और दुखी हो जाते हैं। बल्कि सबसे फनी चीज अभी कल हुई है, सो सुमेध यू नो ही इज माय गॉड ब्रदर, और ऐसे तो कल उसने ना, उनके पांडे जी है घर पे, तो मेरा एक शो देख रहे थे, तो वो पांडे जी मेरा शो देख रहे हैं और मैं ना ऊपर शिव जी को देख रही होंगी और मैं रो रही थी। तो उन्होंने बोला कि वाह रोती हुई क्या दिखती हैं आप जिंदगी भर रोते रहे। मैंने कहा ये क्यों बोल रहा है यार। तो मतलब ये होता है कि आर्ट इतनी सुंदर चीज है ना कि आपको वो इस डायमेंशन से बाहर ले जाता है, तो वो करने को हमको मिल रहा है यार, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। लेट्स मूव टू हु इज मोर लाइकली टू। मैं कोई क्वेश्चन करूंगा। हाँ, हु इज मोर लाइकली टू। ठीक है ठीक है। तो सबसे ज्यादा अपनी लाइंस कौन भूलता है दोनों में? दोनों ही नहीं भूलते हैं। ओके। कौन अक्सर शूट का टाइम भूल जाता है? या गलत लोगों से सवाल पूछ रहे हो ये। हम काम के मामले में बहुत अच्छे, ये तो हमारा पूरा सेट जानता है कि हम चलते चलते डायलॉग याद कर लेते हैं ब्रो, दो तीन हम पेज। बहुत ही मतलब हम है ही नहीं उसमें नहीं। फिर भी दोनों में से कोई एक तो होगा ना जो थोड़ा। कभी नहीं भाई। ज्यादा रीटेक्स कौन लेता है? भाई नहीं भाई, कसम। हम रीटेक्स कैसे लेते हैं पता है? जब हम दोनों हो सकते हैं। जब हमें लगता है कि सर मेरे को एक और देना है, हाँ कि सर ओके नहीं, फिर भी दोनों में से एक तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है ना कि नहीं है ब्रो, कसम से। सीरियस सीन में ज्यादा हंसता कौन है? गलत सवाल। अगर ये भी तब है कि जब हम सीरियस सीन से पहले हंस सकते हैं दोनों किसी चीज पे, पर सीरियस सीन में नहीं हम कभी हंसते। सीरियस सीन में तो हम अपने जोन में रहते हैं भाई, ये कोना कोना पकड़ के चल रहे होते हैं। मैं तो ऐसे होती हूँ, मेरे को तो कोई सोचता पता नहीं कहाँ। और पता है सीरियस सीन में तो इतना बोल देते हैं, अरे कट हो गया शिव्या, तुम अभी भी रो रही हो। सर मुझे रोना आ रहा, फिर हम हंसते हैं। हाँ। फिर हम हंसते। तो मैं इधर उधर ही होती हूँ। मैं नहीं, अभी मैं। अच्छा, कॉस्ट्यूम्स में ज्यादा सेल्फी कौन लेता है? मैंने तो सेल्फी अपनी कॉस्ट्यूम में नहीं लेता। हाँ वो मैं हो सकती हूँ, मैंने। हाँ ये लेती है। चलो एक मैं इसको देता हूँ। एक वो है। ब्रेक्स के बीच में फोन ज्यादा चेक कौन करता है? जब भी 2 मिनट का ब्रेक हुआ फोन। मैं सेट पे फोन नहीं रखता। सेट पे मैं भी नहीं रखती हूँ। मेरे तो जो मेरे ये साथ सेगमेंट तो तुम्हारा लग गया इतने अच्छे मेरे तो साथ जो लोग होते हैं, जो मेरे मतलब अगर इफ आई एम विद समबडी भी, तो वो उसको टेंशन ही हो जाती है। मैं शूट पे जाती हूँ तो शूट के पूरा दिन तो है ही नहीं है मेरा, तो रात को आएगा कॉल, बीच में कर लो किसी को। मेरी भी फोन रखने की आदत नहीं है, रूम में रहेगा, बॉय के पास रहेगा। अगर बॉय से मैंने ले लिया बाय चांस, तो मैं उसको सेट पे ही रख के भूल जाऊंगा, क्योंकि आदत नहीं है ना हाथ में रखने की। फिर मेरे को कोई लाइट दादा, मेकअप दादा, अरे सर आपका फोन वहां रह गया था। ये फनी चीज है कि ये रिकॉर्ड है आज तक का, कि जैसे मेरा शूट खत्म होता है तो मैं चीखती हूँ मेरा फोन किसके पास है, मेरा फोन। तो वो हाँ। तो आप दोनों में ज्यादा फूडी कौन है? फूडी तो मैं हूँ भाई, मैं राजस्थान से हूँ, बहुत अच्छा फूडी हूँ। हाँ। बहुत बड़ा वाला। ये आप बिलीव नहीं करोगे, राम सिया के लवकुश और राधा कृष्ण के समय मैं रोज रात को यूट्यूब पे व्लॉग्स देखता था,
मथुरा का फूड, और पता है क्या सोचता था, मैं खा रहा हूँ क्योंकि मिल तो सकता नहीं है। तो मैं मतलब मैंने फूड के व्लॉग्स इतने देखे हैं, मथुरा, वृंदावन, जयपुर, राजस्थान, उदयपुर, साउथ, और मैं पूरा 45 मिनट पता नींद आ रही है लेकिन देख रहा हूँ कि मैं खा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो तो पीनट्स ये खाने हैं ना ये पूरे। इनके घर और वो पे, आ भी इनके नहीं रूम में बहुत खाना, इनके घर पे बहुत अच्छा खाना, तो ये है फूडी। सकते। फूडी में अगर अर्ली मॉर्निंग कॉल टाइम हो तो ज्यादा इरिटेट कौन होगा, मतलब इरिटेट। किस अच्छा सुनो, एकदम अर्ली मॉर्निंग, अगर रोजाना अर्ली मॉर्निंग चल रहा है तो हम बहुत सुखी है, क्योंकि हमारा सब सॉर्ट हो जाएगा, जिम जाना है, ये करना है। बट कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि रात को लेट हुए और फिर हमें तो लगता है भाई प्लीज मत करो ऐसा, फिर हम एक दो फोन लगा भी देते हैं एपी को, भाई सुनना यार आज है ना बहुत थका हूँ, थोड़ा लेट बुला ले, तो ऐसे चलता है। तो मुझे ये पता नहीं था, पर मैं थोड़ा इस चीज के लिए फेमस हूँ, जितना मैंने स्वास्तिक में काम किया है, कि मैं अगर ज्वेलरी पहन लूं तो वो ज्वेलरी जब तक शूट खत्म नहीं होगा तब तक मैं नहीं नहीं उतार सकती, मेरा मुकुट भी नहीं उतरता, बाल भी सेट रहते हैं उसमें बाल भी पूरे। सेट रहते हैं, और मैं लेटूंगी भी नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ प्रॉमिस और मेरा डिसिप्लिन है कि मैं, क्योंकि क्या होता है ना कि आप उतारोगे उसमें 15 मिनट जाएंगे, फिर आप 15 मिनट लगाओगे, तो आप शूट कब करोगे? तो मैं उसके लिए नहीं, पर ये है कि अगर हमने बहुत लेट तक शूट किया और तब अगले दिन जल्दी आना है, हाँ तब थोड़ा सा होगा। हम फिर गिड़गिड़ा देते हैं, भाई प्लीज थोड़ी तो रहम कर, यहाँ तक आ जाते हैं हम, भाई प्लीज रहम कर बट ले, स्वास्तिक के बॉडी जल हाँ, चुकी है, हाँ। ज्वेलरी उतारने के बाद भी लगता है कि पहनी हुई है, क्योंकि छप जाती है ना ज्वेलरी हमारी। स्वास्थ्य के ऐसा है। साथ काम करने का एक पॉजिटिव चीज ये है कि हाँ, हम उमर गांव में correct। करते हैं कि वहां पे हम सब परिवार है, परिवार है तो हो जाता है। तो हमें पता है कि हमको कितना टेलीकास्ट देना है, हमको पता है कि हमको साथ में ही रहना है, करेक्ट। तो साथ में ही जा रहे हैं। तो मेरा एक बहुत फेमस ये शिफ्ट हो गई थी रामसिया के लवकुश में, मेरी नाइट की शिफ्ट लगती थी, तो 7 से 7 की लगती थी, तो हमेशा ही मेरे वाली यूनिट की, तो रात को ना हम एक टाइम पे, अब पूरा परिवार हो चुका है यहाँ पे, कोई शर्म नहीं है, आपके डीओपीज आपके दोस्त हैं, सब सब मतलब तो घर जैसा, मतलब रात को हम गाने लगा देते थे चिल करने के लिए कि थोड़े सब जब जाग तक जाएं। लाइटिंग वगैरह हो रही है या कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो तो बड़ा। मतलब अब इतना बिगाड़ दिया ना मुझे, तो मैंने शूट और कर मैं पता है आज तक भी अगर मैं कहीं और भी जाता हूँ ना, तो मेरे को याद स्वास्तिक और उसके प्रोडक्शन की आती है कि इतना सॉर्टेड थे, और कभी इन्होंने ऐसा नहीं किया कि आपका एक सीन हो गया तो आपको 9 बजे तक बैठा रखा है। ये बोल भी देते थे कि एक काम कर 3 बजे आ जाए, एक शॉट देना है और जाके, इस तरीके की भी चीजें हुई है। मतलब वो अपने आर्टिस्ट का भी ध्यान रखते हैं, यूनिट का भी ध्यान रखते हैं, अच्छा शो का भी ध्यान रखते हैं ना कि हमें अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो वो सब कुछ मैनेज करके चलते, तो कभी झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि बहाना दूं कि मैं लेट क्यों आया। अब वो है ना, वो बिगड़ जाते हैं, वो मैं बिगड़ गई हूँ कि मैंने बिगाड़ इतना- देता है, स्वास्थ्य के हाँ, एक्टर्स को बिगाड़ता है, कितना अच्छे से मैंने काम ये बोल किया है सकते ना, हो तुम। हाँ उनको बहुत ऐसे बिगाड़। रख के ना, क्या चाहिए, अच्छा ओके। तो अगर मैं कहीं और अब शूट करती हूँ, तो एक आपका, अब मैंने लास्ट शो भी स्वास्थ्य के साथ किया है ना, तो अगर मैं कहीं और काम करूँ तो मुझे ऐसे लगता बहुत है याद आती है, फिर याद बहुत आती बहुत याद आती है, किसी से नारियल पानी मांगा 12 बजे, 4 बजे आया, बहुत याद आती है। वो है कि मतलब, और सब आपको डायरेक्टर्स पता है सब, और एक और कंफर्ट बेस्ट जोन है। पता है क्या होता है ना, अगर वहां पर कोई नया शो आ रहा है, नया शो आता है तो क्या हल्ला हो जाता है ना कि ये शो आ रहा है इस चैनल पे, अब ये आर्टिस्ट हैं, तो हमसे पहले हमारे डायरेक्टर को पता होता है कि हम कर रहे हैं, वो खुश हो रहे होते हैं। अब समझ रहे फैमिली हो जैसा हो गया कि अभी एक नया शो आ रहा है, उसको शिव्य और हिमांशु करने वाले हैं, समझो लाइक दैट, तो सब लोग खुश हो जाएंगे, बोलेंगे मजा आने वाला है, ऐसा। मतलब अच्छा है, मतलब इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट टू वर्क। तो ज्यादा प्रैंक्स कौन करता है सेट पे? सिर्फ एक्टर्स नहीं करते हैं, प्रोड्यूसर्स भी करते हैं, टीम भी करती है। तो हम गए थे कश्मीर, रामसिया की लवकुश की शूटिंग थी, और मैं वहां पे, आप नहीं थे उस टाइम पे, मैं आने वाला हाँ आप आने वाले थे, मैं थी और लवकुश थे, तो हम शूट कर रहे हैं, अब इवनिंग टाइम पे हम चले जाते हैं, मतलब 5 लाइट चले जाती है तो हमारा शूट ओवर। तब उस टाइम पे सिद्धार्थ सर आए, उन्होंने बोला कि शिव्या सुनो अभी शूट करना है, ठीक है तो हम शूट करेंगे। अब हम वहां पे कश्मीर की पहाड़ियों के बीच में हैं, खुले मैदान में, अब मैं वहां पे खड़ी हूँ, मेरी मम्मी भी वहां पे है, तो उन्होंने बोला कि शिव्या अभी तुम टर्न करो, तो हम जब एक्शन बोलेंगे ना तब मुड़ना तुम, ठीक है अभी तुम उस तरफ रहो, अपने डायलॉग्स याद कर लो अच्छे से, जैसे एक्शन बोलेंगे तब। अब मैं मुड़ी हुई हूँ, मैं उधर देख रही हूँ, मैं वो वही ना अच्छे बच्चों की तरह याद करूँ, ऐसे करना है ऐसे करना है, मैं उधर देख रही हूँ, कट्टू 15 मिनट हो गए, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, पूरा का पूरा सिद्धार्थ सर ने पूरे के पूरे सेट में जितने लोग हैं उनको लेके चले गए हैं, वो पीछे घूमी कोई यही नहीं। मैं पीछे घूमी, मैंने देखा कोई भी नहीं है वहां पे, मैं अकेली खड़ी हूँ, तो ऐसे ऐसे प्राण, और मेरे ऐसे हालत, मेरी आंखों में आंसू, मैंने कहा मुझे छोड़ के भाग गया, और मेरी मम्मी बेचारी वहां पे बोल रही है मेरी बेटी को छोड़ दिया, मेरी बेटी को छोड़ मम्मी भी दिया, चले गए थे साथ। तो मम्मी भी चली गई है, मेरी मम्मी कौन सी कम है, वो भी उनके साथ चली गई, और सिद्धार्थ सर ने ऐसे प्रैंक किया, मैं वहां पे खड़ी हूँ, मैं मुड़ी तो कोई भी नहीं है वहां पे।
आप इमेजिन करो कश्मीर में और पहला पहला शूट है, मेरे को ऐसे डर लग रहा है, तो ऐसे ऐसे प्रैंक्स भी करते हैं। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ एक्टर्स प्रैंक नहीं करते, हमारी पूरी टीम प्रैंकस्टर्स से भरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू नील, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। स्वास्तिक के साथ, स्वास्तिक से जो भी टीम मेंबर्स हैं उनसे वापस से बात करके अपनी पूरी सारी मेमोरीज रीलिव करके बहुत अच्छा लगा। हिमांशु को मिलके बहुत अच्छा लगा, फिर से आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा मुझे। हम तो अभी मिले थे, हाँ, बट ठीक है, फिर भी अच्छा लगा, हम सबको अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात है कि यार मतलब जैसा कि हमने बोला, स्वास्तिक अपने एक्टर्स को परिवार की तरह रखता है और यहाँ की पूरी टीम आपसे इतना प्यार करती है कि जब भी हमें कुछ मौका मिलता है कि स्वास्तिक में कोई पार्टी है या कोई पॉडकास्ट है, आपको आना है, तो हमारे लिए वैसी ही खुशी हो जाती है जैसे हम जब भी कोई पहला शो साइन करते हैं ना, वैसा। तो इट्स लाइक ए फैमिली, एज अ फैमिली ऐसी बॉन्डिंग है कि फर्स्ट टाइम कोई मैसेज आता है एंड इफ इट्स स्वास्तिक तो देयर इज नथिंग। प्रायोरिटी हमारी होती है कि जो भी काम है उसको हम हटा करके आपके साथ। नथिंग अदर देन सेइंग थैंक यू सो मच फॉर कास्टिंग अस सर। थैंक यू सो मच एसकेटी सर, पूरी टीम, स्वास्तिक टीम को, जितने भी लोग काम करते हैं, लॉट्स ऑफ लव। जय श्री राम। जय श्री राम।